क्लास 12th हमारा जो आज का लेक्चर है वो एड्स पे ही है। इस डिजीज़ में जैसे अभी आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि ये HIV इन्फेक्शन है, एक वायरल इन्फेक्शन है। और ये वायरस जो है जिसका नाम HIV है, ये बॉडी के अंदर आकर सबसे पहले अपना टारगेट जो है वो हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस को बनाता है। लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा कि किस तरह से एक HIV वायरस मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है, और जब ये मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है तो इन्फेक्टेड मैक्रोफेज को ये मारता नहीं है, बल्कि उस इन्फेक्टेड मैक्रोफेज के अंदर ये वायरस रेप्लिकेट करता है, अपना प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाता है। और देखते ही देखते हमारी बॉडी के बहुत सारे मैक्रोफेजेस HIV इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और सारे HIV इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस जो हैं वो लगातार नए HIV जो हैं वो क्रिएट करते रहते हैं। अब उन मैक्रोफेजेस से निकले हुए HIV जो हैं उनमें से कुछ HIV तो फिर से दूसरे मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेंगे, और कुछ HIV अटैक करेंगे हमारी बॉडी के टी हेल्पर सेल्स के ऊपर। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक मैक्रोफेज था, और इस मैक्रोफेज में से ये HIV वायरस जो है बाहर निकला। और आप सब जानते हैं कि HIV मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करके उसे हाईजैक करके उसके अंदर जब अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो निकलते वक्त वो मैक्रोफेज का लिसिस नहीं करते, बल्कि बडिंग के प्रोसेस से निकलता है। और बडिंग के प्रोसेस से निकलने से फ़ायदा ये होता है HIV को कि निकलते वक्त उस HIV वायरस के ऊपर मैक्रोफेज की सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा आ जाता है। नतीजा ये होता है कि HIV वायरस के अपने जो प्रोटीन कोड्स हैं वो छुपे रहते हैं, जिसकी वजह से उसके खिलाफ हमारी बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो नहीं होता है। अब इस मैक्रोफेज में से बार बार जो ये HIV निकलेंगे, इनमें से कुछ तो दूसरे मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेंगे, और इन्हीं में से कुछ HIV जो हैं वो जाकर अब हमारी बॉडी का जो टी हेल्पर सेल है उसे इन्फेक्ट करता है। अब लास्ट लेक्चर में आप देख लेंगे, जिन लोगों ने अच्छे से उसको देखा है उन्हें तो पता है, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको एक बार फिर से देखेंगे कि जिस तरह से एक HIV मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है, सेम उसी तरह से मैक्रोफेज में से निकले हुए HIV फिर टी हेल्पर सेल को भी सेम उसी तरह से इन्फेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसी तरह से HIV टी हेल्पर सेल पर आएगा, चिपकेगा, क्योंकि इस पे भी CD4 रिसेप्टर होते हैं, और फिर अपना जो वायरल RNA के मॉलिक्यूल हैं वो टी हेल्पर सेल्स के अंदर डाल देगा। उसके बाद फिर वो जो वायरल RNA है वो वायरल DNA बना लेगा। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। वायरल DNA जो है फिर इस टी हेल्पर सेल के सेलुलर DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और फिर उस टी हेल्पर सेल के अंदर भी वायरस के लिए ज़रूरी सारी चीज़ें तैयार होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर इस टी हेल्पर सेल के अंदर भी सेम उसी तरह से वायरल असेंबली शुरू हो जाएगी, और फिर इस टी हेल्पर सेल में से भी ये HIV वायरसेस बाहर निकलेंगे। जो प्रोसेस आपने HIV इन्फेक्शन का मैक्रोफेज में देखा था, सेम वही प्रोसेस अब मैक्रोफेज में से निकल के ये HIV वायरस सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं टी हेल्पर सेल के अंदर भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि मैक्रोफेज में से बाहर आते हैं वो बडिंग के प्रोसेस से, जबकि टी हेल्पर सेल के अंदर जब बहुत सारे HIV बनते हैं तो वो निकलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लिसिस। लिसिस का मतलब है कि वो टी हेल्पर सेल को रप्चर कर देते हैं, वहां से बडिंग नहीं करते। अब जब वो टी हेल्पर सेल का लिसिस करेंगे तो टी हेल्पर सेल फट जाएगा, मर जाएगा।
हालांकि ये भी हम जानते हैं कि जब टी हेल्पर सेल में से HIV लिसिस करके बाहर निकलेंगे तो उनको ऊपर से जो सेल मेम्ब्रेन का कवर मिलता था मैक्रोफेजेस में से बाहर निकलते वक्त, वो नहीं मिलेगा। तो टी हेल्पर सेल में से बाहर निकलने वाले HIV जो होंगे उनके ऊपर प्रोटीन कोट के ऊपर सेल मेम्ब्रेन का कवर नहीं होगा और इसलिए उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, उन्हें बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म कर सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने टी हेल्पर सेल को मार दिया। मीन्स हम यहाँ एक क्रिमिनल को सजा दे रहे हैं, लेकिन क्राइम करने के बाद हमारा नुकसान तो हो गया, उसके बाद फिर हम उसको अपने इम्यून सिस्टम से जो है रिएक्ट करके उसको ख़त्म कर रहे हैं। बचाव तब हो सकता था जब मैक्रोफेज में से निकलने वाले HIV टी हेल्पर सेल को नुकसान पहुंचाएं, उससे पहले ही हम उन्हें ख़त्म कर दें ताकि हम टी हेल्पर सेल्स को बचा सकें। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैक्रोफेजेस में से निकलते हैं तो वो बडिंग के प्रोसेस से निकलते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर मैक्रोफेज की सेल मेम्ब्रेन का कवर आ जाता है। नतीजा उनके खिलाफ फिर कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है। जब तक वो बॉडी के अंदर घूमेंगे और उनके ऊपर मैक्रोफेज की सेल मेम्ब्रेन का कवर होगा, तब तक उनके खिलाफ कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। हाँ, फिर जब वो टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करके उसको रप्चर कर देंगे और फिर उसमें से बाहर निकलेंगे, तब हम उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स कर पाएंगे। लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, टी हेल्पर सेल तो मर गया। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, बॉडी के अंदर HIV इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस की तादाद बढ़ती जाती है, HIV का प्रोडक्शन जो है वो एक्सेलरेट होता जाता है, HIV की तादाद बॉडी में बढ़ती जाती है और जितना ज़्यादा HIV का तादाद बॉडी में बढ़ती जाएगी, टी हेल्पर सेल्स को उतना ज़्यादा नुकसान होता जाएगा। घटते 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 टी हेल्पर सेल जब बहुत कम हो जाते हैं तो उससे इंसान की इम्यूनिटी जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, वो बेकार हो जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो थर्ड लाइन डिफेंस है, दैट इज बिकॉज ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। और आपको ये याद रखना चाहिए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स जो हमारी थर्ड लाइन डिफेंस यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनाते हैं, उनके काम करने के लिए कुछ हेल्पिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन हेल्पिंग फैक्टर्स के बगैर बी और टी लिम्फोसाइट दोनों ही बेकार है। लेकिन ये जो हेल्पिंग फैक्टर्स हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स के काम करने के लिए जो ज़रूरी हैं, ये हेल्पिंग फैक्टर टी हेल्पर सेल बनाता है। लेकिन HIV क्या करेगा, वो धीरे धीरे शरीर के इन सभी टी हेल्पर सेल्स को तबाह कर देगा और टी हेल्पर सेल्स के नहीं होने की वजह से ये हेल्पिंग फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे और हेल्पिंग फैक्टर्स की नहीं होने की वजह से बी और टी लिम्फोसाइट अपना काम नहीं कर पाएंगे और नतीजा कि हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो किसी काम की नहीं रहेगी और इस तरह से हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का लॉस जो है झेलेंगे। अब देखना ये भी है कि जब HIV की वजह से इंसान की एक्वायर्ड इम्यूनिटी का लॉस हो जाता है तो क्या इससे वो मर जाएगा? इम्यूनिटी कम होने से कोई नहीं मरता, बल्कि इम्यूनिटी कम होने के बाद जो माइनर इन्फेक्शंस होते हैं, सर्दी जुकाम जैसा माइनर इन्फेक्शन, वो भी इंसान की जान ले सकता है। ज़्यादातर केसेस में एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन जो है, जिसके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का लॉस हो गया है, उसकी डेथ जुकाम से होती है। माइनर सा जुकाम जो एक नॉर्मल इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एड्स पेशेंट को अगर जुकाम जैसी माइनर चीज़ हो जाएगी तो वो भी ठीक होने का नाम नहीं लेगा और इतनी देर तक रहेगा कि उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे ही पेट में, इंटेस्टाइन में अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया और डायरिया शुरू हो गया तो नॉर्मल इंसान को अगर ये चीज़ हो जाती है तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में वो ठीक हो सकता है। लेकिन एक एड्स पेशेंट को अगर इंटेस्टाइन में
कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसका वो जो डायरिया है वो ठीक होने का नाम नहीं लेगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो समझना ये है कि एड्स इन्फेक्शन जो है, HIV इन्फेक्शन जो है, इससे इंसान की एक्वायर्ड इम्यूनिटी का लॉस हो जाता है और उसके बाद कोई भी माइनर इन्फेक्शन इंसान की जान ले सकता है। ऐसा पेशेंट जिसे एड्स है उसके क्या सिम्टम रहेंगे? तो सिम्टम उसके यही रहेंगे कि कोई भी माइनर इन्फेक्शन उसे हो जाए तो वो प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है। आम लोगों का जुकाम 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन उसका जुकाम ठीक होने का नाम नहीं लेता। पेट खराब बार बार होता रहता है, स्टमक इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। जब माइनर इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक रहने लगे तो इसका मतलब है इम्यूनिटी वीक है और फिर उस इंसान को अपना HIV टेस्ट जो है वो कर लेना चाहिए। ELISA, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजोबेंट एसे नाम का जो टेस्ट है उससे एड्स की कंफर्मेशन होती है। और एक बार किसी पेशेंट को एड्स कंफर्म हो जाए तो उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें AZT, एजाइडोथाइमाइडिन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम लोग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग भी कहते हैं। तो AZT एड्स पेशेंट को दिया जाता है। हालांकि ये ड्रग जो है इसका बॉडी के ऊपर बड़ा खतरनाक साइड इफेक्ट भी होता है। इससे शरीर के अंदर RBCs जो हैं वो काफ़ी हद तक टूट जाते हैं और पेशेंट को एनीमिया जो है उसको झेलना पड़ता है। इसलिए कई पेशेंट्स जो हैं इस ड्रग को रेस्पॉन्ड करते हैं और कई पेशेंट्स जो हैं इस ड्रग की वजह से उनको बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो झेलने पड़ते हैं। तो इसका कोई सटीक इलाज जो है एड्स का वो अभी उतना मुमकिन नहीं है। एक चीज़ एड्स पेशेंट के लिए जो की जाती है वो ये कि उसकी प्रॉपर केयर की जाती है, उसे इन्फेक्शन से बचाया जाता है। सो सही टाइम पे दवा लेके, अच्छी नरिशमेंट लेके और अपने आप को साफ जगह पे रख के माइनर इन्फेक्शन से अपने आप को बचा करके एक एड्स पेशेंट भी लंबी ज़िंदगी जो है वो जी सकता है। आजकल क्या है, आजकल एड्स पेशेंट के लिए अलग से आइसोलेशन सुइट्स बनाए जाते हैं। ऐसी जगहें जो हैं वो तैयार की जाती हैं जहाँ भीड़ भाड़ से अलग एक ऐसा घर, एक ऐसी जगह तैयार की जाती है जहाँ एड्स पेशेंट्स को रखा जाता है और वहाँ उनको प्रॉपर केयर जो है वो दी जाती है। उस तरह से आइसोलेशन में रख के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, बाकी इन्फेक्शन और ख़राब जगहों से एड्स पेशेंट को दूर रख के, इन्फेक्शन से उसे बचा करके उसे एक लंबी ज़िंदगी दी जा सकती है। सो ये जो आपने 3-4 लेक्चर्स पीछे जिस डिज़ीज़ के बारे में पढ़े, दिस इज़ एड्स, इसे आप अपने नोट से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे। अगली जो डिज़ीज़ होगी हम लोगों की, वो हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी जिसे हम लोग सब जानते हैं, इसे अब हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उसके भी कुछ लेक्चर होंगे। एक ही लेक्चर में एक डिज़ीज़ को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इनमें 2 या 3 लेक्चर्स जो हैं एक एक डिज़ीज़ के आपको दिए जाएंगे।